बच्चों, गणित के क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। एडमिशन के समय ही हमने बताया था कि आप लोगों का वर्चुअल क्लासेज चलेंगे, जिसका वीडियो हम लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को देंगे। जो भी सूचना होगा उसके लिए आप लोगों का हम लोग नंबर भी लिए थे। तो उसी के क्रम में आज हम लेक्चर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट आप लोगों को लोड कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट आप लोगों का नंबर सिस्टम है, जिसकी हिंदी है संख्या पद्धति। आप लोग संख्याओं के विषय में नीचे से कक्षा 1 से ही पढ़ते आए हैं। यहाँ हम उसको जो है एक साथ सबको समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक चली जाती है। मतलब एक जोड़ते जाएं तो अगली संख्या आती जाती है। वैसे ही जब हम जोड़ घटाना गुणा भाग, जो गणित की 4 संक्रियाएं हैं, उनको जब हम करने लगे तो हमें कुछ और संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। जैसे समान संख्या में से समान संख्या को घटा दिया जाए, अर्थात मान लो 2 में से 2 को घटा दें तो क्या बचेगा? तो वहां पाया गया शून्य, मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो शून्य भी एक संख्या हुई। तो जो प्राकृतिक संख्याएं थी उसमें शून्य को जोड़ दिया गया। शून्य को जोड़ने से जो है जो संख्या बनी उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है होल नंबर्स, जिसे 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 कहा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। उसी तरह से सबसे छोटा होल नंबर 0 है, जबकि बड़ा होल नंबर नहीं होता। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, जैसे मान लो किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा दिया जाए तो क्या आएगा? जैसे 3 में से 5 को घटाया जाए तो -2 लिखते हैं, और माइनस आ जाना ये भी एक घटना है। अब इसको कहाँ हम रखेंगे? तो ऐसी ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक हो, शून्य हो और धनात्मक, इन तीनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर के जो बनता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर हम देखते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं, जैसे मान लो कि हम जब भाग की प्रक्रिया करने लगे तो भाग की प्रक्रिया में हमने देखा कि किसी बड़ी संख्या से जब किसी छोटी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल उसका जो है पूर्ण संख्या नहीं आता, अधूरी संख्या आती है। तो ऐसी संख्याओं को हम दशमलव संख्या या भिन्न संख्या कहने लगे। उन्हीं संख्याओं को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। अब परिमेय संख्या की परिभाषा हम ऐसे करते हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखता हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2/3, देखो 2 में भी कोई ऐसा खंड नहीं है जिसको 3 काट दे, और 3 में भी कोई ऐसा खंड नहीं है जिसको 2 काट दे। इसलिए हम कहते हैं कि 2 और 3 को प्राइम है, मतलब दोनों जो है ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे को काट नहीं सकते पूरा पूरा। तो ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या, इसके बाद जो है
हम अभाज्य संख्या के बारे में भी जान लें। किसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों। ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से विभाजित कटे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 है, 3 है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अन्य संख्याएं। वैसे ही भाज्य संख्याएं, डिविजिबल आर कंपोजिट नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो एक से तो कटे, अपने आप से कटे और इसके अतिरिक्त किसी और एक संख्या से कटे, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं। उपर्युक्त अध्ययन से हम देखते हैं, इस चित्र के माध्यम से भी जो है इन संख्याओं को हम समझ सकते हैं। देखा जाए तो सबसे छोटा जो सेट होता है, सबसे जो छोटा परिवार है, वह प्राकृतिक संख्याओं का है। इसलिए कि इसमें संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। उससे जो बड़ा परिवार है वह पूर्ण संख्याओं का है। पूर्ण संख्याओं में जो है क्या होता है? 0 1 बढ़ जाता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के परिवार से बड़ा परिवार हो गया। फिर इसके बाद उससे भी बड़ा परिवार पूर्णांक संख्याओं का होता है। इसलिए कि इसमें प्राकृतिक संख्याएं तो होती ही हैं, 0 भी होता है और जो है ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। इसलिए पूर्णांक संख्याओं का परिवार पूर्ण संख्याओं के परिवार से बड़ा होता है। उसी प्रकार इससे भी बड़ा परिवार आ जाता है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं। कौन कौन? प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं। मतलब कहने का यह है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। लेकिन जब उल्टा चलते हैं, ये कहा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं? तो नहीं होगी। इसलिए कि परिमेय संख्या भिन्नात्मक होती हैं, अधूरी होती है, कंप्लीट नहीं होती, जबकि पूर्णांक संख्या पूरा पूरा होती है। तो ऊपर से जब चलेंगे तो ये संख्या इसमें, ये सारी संख्या इसमें नहीं होगी। कुछ संख्याएं होंगी लेकिन सब संख्या नहीं होगी। ये सारी संख्याएं इसमें नहीं होंगी और ये सभी संख्याएं इसमें नहीं होंगी। इस तरह से होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यन जो है सब छोटा है किससे? डब्ल्यू से। डब्ल्यू छोटा है जेड से, जेड छोटा है क्यू से। अब कहोगे यन डब्ल्यू जेड क्यू ये क्या है? यन नेचुरल नंबर जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, डब्ल्यू होल नंबर जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जेड पूर्णांक संख्या है, इंटीजर कहते हैं उसको जो है, क्यू परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्याओं का सेट जो है इन तीनों संख्याओं के सेट से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी सब इसी के परिवार के हैं, क्यू के परिवार के। लेकिन क्यू जो है सब में नहीं हो पाएगा, इसलिए कि बड़ा है, कुछ छूटता जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, वहां जवाब आपको खोजना होगा। अब देखो नियम फर्स्ट, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच यन परिमेय संख्या लिखने के लिए इसकी दो विधियां हैं। जैसे प्रश्न पूछेगा तुमसे कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या लिखो, 6 परिमेय संख्या लिखो, 7 परिमेय संख्या लिखो। तो दो परिमेय संख्याओं, जैसे मान लो 1 और 2 परिमेय संख्या है। अब कहोगे तो भिन्न की तरफ भिन्न के जैसे नहीं है, लेकिन भिन्न के जैसे है, बनाया जा सकता है। 1/1 लिखा जा सकता है, इसको 2/1 लिखा जा सकता है। यानी इनका हर परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि परिमेय संख्या वो होती है जिनका हर शून्य न हो, अर्थात सारे प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, सारे पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, सारे पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है और सभी भिन्नात्मक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। तो 1 और 2 अगर दो परिमेय संख्याएं होती हैं, इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्या लिखना हो तो हम दो विधियों से लिख सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ करके इसका आधा करेंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। फिर आधा के करने पर जो 1/2 आया है, 1/2 जो आधा आया उस आधा और 1 के बीच फिर आधा करेंगे तो एक संख्या आ जाएगी। फिर जो आया उसके और 1 के बीच फिर आधा करेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। फिर जो आधा आया उसके और 1 के बीच फिर आधा करेंगे तो अगली संख्या आएगी। एक तो ये तरीका है कि दोनों को जोड़ करके आधा करते जाए, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते जाए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते जाए तो संख्या मिल जाएगी। जैसे 1 और 2 को जोड़े
2 से भाग किया 3/2 आया। फिर 3/2 और 1 को जोड़ा, 2 से भाग किया तो जो है 5/4 आया। फिर जो है 1 और 5/4 को जोड़ा, 2 से भाग किया तो 9/8 आया। फिर 1 और 9/8 को जोड़ा, 2 से भाग किया 17/16 आया। फिर 1 और 17/16 को जोड़ा, 2 से भाग किया तो 33/32 आया। यानी कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या कौन कौन हो गई? 3/2, 5/4, 9/8, 17/16 और 33/32। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है, उसे भी समझो। जैसे दो देखो, दूसरी विधि क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में लिखना है, 1 और 2 के बीच में लिखना है, तो कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 5 परिमेय संख्या लिखनी है तो 1 अधिक कर लेंगे, उसे 6 कर लेंगे। अब 6 का जो है 1 के अंश में ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी करेंगे। 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना, तो हर में 6 का गुणा करेंगे और अंश में 6 का गुणा करेंगे। तो ये हो गया 6/6। फिर उसी तरह से 2 में भी ऊपर 2 है, नीचे 1 है, 6 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी करेंगे। 6 दूना 12, नीचे हो गया 6। अब देखो इन दोनों के बीच हमें जो है परिमेय संख्या लिखनी है। तो 6/6 तो ये तो पहली संख्या है जो पहले से दी हुई है, और 12/6 ये अंतिम संख्या है जो दी हुई है। एक इसमें जोड़ते जाओ, जो छोटी परिमेय संख्या है या जो छोटा जो भिन्न है उसमें 1 जोड़ते जाओ उसके अंश में। तो 6 1 7 हुआ, 7/6। फिर इसके अंश में एक और जोड़ो तो 8/6 होगा। फिर इसके अंश में एक और जोड़ो तो 9/6 होगा। फिर इसके अंश में एक और जोड़ो तो 10/6 होगा। फिर इसके अंश में जोड़ो तो 11/6 होगा। फिर ऐसे करते हुए चलेंगे। देखो पहला परिमेय संख्या बीच वाला क्या हुआ? 7/6, दूसरा 8/6, तीसरा 9/6, चौथा 10/6, पांचवा 11/6 और छठवां तो वही है जो दिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य होगा किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमें जो है 5 परिमेय संख्या लिखना हो तो 6 से क्या करेंगे? भाग करेंगे पहली संख्या को। जब नीचे भाग करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और उसके बाद क्रमशः उसके अंश में 1 1 जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें जो है परिमेय संख्याएं बीच वाली मिल जाएंगी। हमने इस विधि को लिख भी दिया है, समझ सकते हो तुम लोग। फिर आगे प्रश्नावली के सवाल। प्रश्नावली 1.1 है। देखो पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हल हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। अभी हमने कहा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो 0 क्या एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या तो होगा ही, 0/1 लिख सकते हैं। इसलिए सभी शून्य, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है। फिर दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो 6 लिखना है तो किससे भाग करेंगे जी? 7 से, एक अधिक से। तो 3/1 लिख सकते हैं ना, नीचे हमने 7 का गुणा किया तो ऊपर भी करेंगे, यानी 21/7 हो जाएगा। अब चलो 21/7 हो गया, अगला संख्या क्या होगा? 22/7 हो गया, जोड़ते जाएंगे। अगला संख्या कितना हो? 23/7 होगा। अगला संख्या कितना हो? 24/7 होगा। अगला संख्या कितना हो? 25/7 होगा। अगला संख्या कितना हो? 26/7 होगा। अगला संख्या 27/7 होगा, और आगे जाएंगे तो 28/7 होगा। 28/7 का जब हल करेंगे तो क्या आएगा? वही ना आएगा, 4 आएगा, 7 चौको 28। तो 4 और 3 के बीच में कौन कौन परिमेय संख्या होंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या लिखना था, 6 परिमेय संख्या हमने लिख दिया। तो ये तरीका हमारा है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्या लिखनी होती है उससे एक अधिक से हम जो है पहले परिमेय संख्या में क्या करते हैं? भाग करते हैं। जब भाग करेंगे नीचे तो ऊपर में गुणा करना पड़ेगा। ऊपर गुणा करने से जो संख्या आती है उसमें 1 1 जोड़ते जाते हैं, हर में कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, 1 1 जोड़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बाकी की सभी संख्याएं बीच वाली मिल जाती है। एक तरीका तो ये है, और पहला तरीका बताया था कि दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, फिर जो आया उसको और फर्स्ट वाले को जोड़ो, फिर 2 से भाग करो। एक तरीका वो भी है, उससे भी लगाओगे तो भी संख्याएं आएंगी, अलग आएंगी, उससे कोई चिंता नहीं करना है, अलग आ सकती हैं लेकिन बीच की ही संख्याएं होंगी। तो उत्तर बदल भी सकता है, ये नहीं है कि जो हमने जो उत्तर निकाला, अगर दोनों को जोड़ करके 2 के भाग करने वाली विधि को लगाओगे तो ये संख्याएं बदल जाएंगी।
अलग आएंगे, लेकिन उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बीच की होनी चाहिए। वैसे तीसरा सवाल, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखो। 5 परिमेय संख्या लिखनी है, कितने से भाग करेंगे तो 6 से। 3/5 में 6 से, तो हर में 6 का गुणा किया तो अंश में करेंगे, 6 18 अंश में हो गया, नीचे हो गया 30। तो अगली संख्या क्या होगी 19/30। अगली संख्या कितनी होगी 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। और यहाँ देखो जो लास्ट वाली संख्या 4/5, ये कितना हो जाएगा 24/30। 24/30 को हम 4/5 भी लिख सकते हैं, बात वही है। तो कितनी संख्या लिखनी थी हमें 5 परिमेय संख्या। देखो पहला 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हमने लिख दिया। ये लिखने का तरीका होता है, बड़ा आसान है, बहुत सरल है। इसके बाद चौथा सवाल, चौथा सवाल कह रहा है दिए गए कथन में सत्य और असत्य कथन बताओ तथा कारण भी बताओ। कारण के साथ बताना है, सत्य असत्य तो कहना ही है कारण के साथ। तो देखोगे कारण के साथ बताना है। तो पहला सवाल देखो क्या है, पहला सवाल ये है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने पीछे फिगर में ही बता दिया था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या का परिवार क्या है बड़ा है, तो सभी प्राकृतिक संख्या तो बड़े परिवार में तो आ ही जाएंगी। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही। दूसरा जो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक बड़ा है और पूर्ण संख्या छोटा है, तो बड़ा छोटे में नहीं आएगा, छोटा बड़े में तो हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए कि पूर्णांक में निगेटिव संख्याएं भी होती हैं और पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या का भी परिवार क्या है बड़ा है, पूर्ण संख्या का परिवार छोटा है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए कि परिमेय संख्या में भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्या में भिन्नात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये इसका हल हुआ, हल हमने किया है, देख लेना। इसके बाद अब हम लोग आएंगे एक ऐसी संख्या को पढ़ेंगे जो परिमेय नहीं है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है तो उसको क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। संख्या रेखा पर देखोगे, संख्या रेखा यानी कि जो रेखा खींची जाती है वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनती है और प्रत्येक बिंदु को जो है किसी न किसी आंकिक मान से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उसमें जो है सभी प्राकृतिक संख्या आ सकती है, उसमें पूर्ण संख्याएं भी आ सकती हैं, उसमें जो है परिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं, उसमें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या पहले उसको समझ लो। हम लोग पिछले अनुच्छेद में यह चर्चा किए थे कि संख्या रेखा पर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक ऐसी संख्याएं स्थित हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप का न लिखा जा सके, इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय कहेंगे। परिमेय का मतलब जिसको हम प्राप्त कर सकें, अपरिमेय का मतलब जिसे हम प्राप्त न कर सके। तो जिसे हम p/q के रूप में न लिख सके उसे हम क्या कहेंगे अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याओं का जो उदाहरण है जैसे √2 है, √3 है। अब √2 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं है, √3 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं है, √5 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं है। तो जिनका परफेक्ट वर्गमूल, जिन संख्याओं का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाला, पूर्ण वर्गमूल न निकाला जा सके, ऐसी संख्याओं को भी क्या कहेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहेंगे। पाई, पाई क्या होता है, पाई जो है, पाई को जो है परिभाषा ऐसे करते हैं कि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को ही जो है हमने पाई माना है। इसको वैसे हम 22/7 मानते हैं, लेकिन 22/7 एक्चुअल मान उसका नहीं है। तो ये भी जो है अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। अब देखो 0.10, 1 0 1 1 0 1 1 1 0, तो देखो ये लगातार दशमलव के बाद के अंक बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहा है।
तो ऐसे संख्याओं को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। सब अपरिमेय संख्या। देखो पहला नोट, यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। यदि कोई धन पूर्णांक है, जैसे मान लो 3 है, 5 है, 7 है, जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, तो उसी संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? उसके घनमूल को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या हो, 3, 5, 7, 2, इनका घनमूल हम न निकाल सके, उसे भी क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसी तरह से यदि x एक अपरिमेय संख्या है तो उसका ऋणात्मक कर दें, ऋणात्मक ऋण लगा दें, तो भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़े, घटाएं, गुणा या भाग करें तो परिणामी संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कोई परिमेय संख्या ले लिया और उसमें कोई एक अपरिमेय संख्या जोड़ दिया गया, तो अपरिमेय संख्या जोड़ दिया गया तो उससे आने वाला जो परिणाम होगा वो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। या ये कह लो किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो भी वो क्या होगा? अपरिमेय। मतलब किन्हीं दो संख्याओं के बीच कोई संक्रिया कराई जाए, उसमें एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तो उनका जो परिणाम आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। वास्तविक संख्या। अब देखो, वास्तविक संख्याएं जो है सभी संख्याओं को जो है जोड़ता है। रियल नंबर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे R से प्रकट करते हैं, अर्थात R इज इक्वल टू, हम इसको परिभाषित करते हैं इस तरह से, ब्रैकेट में, निचले ब्रैकेट में, x दैट x एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। मतलब अगर हमने वास्तविक संख्या कह दिया तो उसमें सारी संख्या आ जाएंगी। कौन कौन? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, हर प्रकार की संख्या उसमें आ जाती है। अब हम संख्याओं को इस प्रकार समझ सकते हैं। देखो, सबसे छोटा जो सेट है वो किसका है? प्राकृतिक संख्याओं का। उससे बड़ा जो है किसका है? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं का। उससे भी बड़ा किसका है? पूर्णांक संख्याओं का। उससे भी बड़ा किसका है? परिमेय संख्याओं का। और सबसे बड़ा किसका हो गया? वास्तविक संख्या। तो अब इस तरह से बनेगा हमारा जो सीक्वेंस, n लेस देन w लेस देन z लेस देन q लेस देन r। अब हम देखें कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। जैसे √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना। √2 की खोज पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के बाद किया गया। जैसे 1 यूनिट लंबाई और चौड़ाई का एक वर्ग OABC लिया जाए। 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा का एक वर्ग लिया जाए। जैसे ले लिया हमने OABC, 1 सेंटीमीटर का है, तो OB जो होगा, OB ये विकर्ण है ना, विकर्ण की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। OB इक्वल टू कर्ण में A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर कर्ण में 2, यानी OB की लंबाई कितनी हो जाएगी? कर्ण में 2। तो अब हम इसी कर्ण में 2 को जो संख्या रेखा पर दिखा दें तो वही हो जाएगा कर्ण में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना। जैसे देखो क्या किया हम, इसको दर्शाने के लिए एक संख्या रेखा हमने खींच लिया, x डैश x, इस पर हमने O कोई बिंदु लिया, O से OA बराबर 1 यूनिट, एक मात्रक की दूरी ले लिया। फिर A पर एक लंब जो है खींचा और इस लंब पर एक मात्रक का चाप काटा, B पर काटता है। फिर O से B को मिलाया। अब OB की जो लंबाई होगी कर्ण में 2 होगी, अभी यहाँ निकाला गया। अब OB चाप में भर करके, O को केंद्र मान लें, B को चाप में भर करके, इस लंबाई को चाप में लेकर के एक चाप ऐसे हम काटेंगे जो C पर काटता है। अब OC की लंबाई कितनी हो जाएगी? कर्ण में 2, कर्ण में 2 मात्रक। इसी को हमें दर्शाना था संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा x डैश x पर OC बराबर हो गया कर्ण में 2। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अर्थात
कणी में 2 को जो है संख्या रेखा पर दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, ओ बिंदु लेंगे, ओ से ए तक की दूरी को 1 मात्रक लेंगे, 1 मात्रक का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर जो भी हो। फिर यहीं जो है एक लंब खड़ा करेंगे और इस पर भी 1 मात्रक का जो है एक चाप काटेंगे जो बी पर काटेगा, ओ से बी को मिलाएंगे, ओ बी की लंबाई हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। इसी लंबाई का चाप लेकर के ओ को केंद्र मान करके यक्स डैश यक्स पर एक चाप काटेंगे जो सी पर काटेगा। ओ से सी तक की दूरी जो होगी यही √2, यानी सी जो बिंदु है ये √2 को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, √2 को। ये जो बिंदु होगा किसको प्रदर्शित करेगा, 1 सेंटीमीटर को, √2 सेंटीमीटर को सी प्रदर्शित करेगा। तो ओ से यक्स तक यानी संख्या रेखा पर असंख्य बिंदु है और सभी बिंदुओं को कोई न कोई अंक प्रदर्शित करेगा। उसी क्रम में सी जो है √2 को प्रदर्शित करेगा। विधि हमने लिख दिया है, समझ सकते हो, उसे हमने बता भी दिया। अब प्रश्नावली 1.2 नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दो। पहला देखो कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय, अब देखो हमने जो फिगर में बनाया था कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसी आधार पर हम इसका जवाब देंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या किसमें आता है, वास्तविक संख्याओं के परिवार में तो आता ही है, नहीं वास्तविक संख्याओं का परिवार तो सबसे बड़ा है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा ही। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कणी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। अब संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होगा क्या वो कणी के रूप का होगा, नहीं, प्रत्येक बिंदु कणी के रूप का नहीं होता। कुछ पूर्ण वर्ग भी होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 4 का वर्गमूल अगर निकालो तो 2 हो ही जाएगा। तो प्रत्येक बिंदु जो है कणी युक्त नहीं होते, कुछ कणी के बाहर भी होते हैं। फिर प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है, अपरिमेय संख्याओं का जो परिवार है छोटा है और वास्तविक संख्याओं का परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वाला छोटे वाले में तो आएगा नहीं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्याएं में कुछ होती है लेकिन सभी नहीं होती है। तो ये भी जो है क्या हुआ, गलत हुआ, नहीं होती है। अब दूसरा सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। कहाँ होता है, जैसे सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो है अपरिमेय कैसे होगा, जैसे मान लो 4 भी तो धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल 2 होता है, 9 भी तो धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्गमूल 3 होता है। 2 और 3 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है नहीं। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, कुछ परिमेय होता है। तीसरा देखो, दिखाइए कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है। √5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं √2 को संख्या रेखा पर, अब यहाँ हमें √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो √5 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। एक संख्या रेखा x डैश x हमने खींच लिया, इस पर O बिंदु लिया। अब देखो हम O से A तक की दूरी को जो है 2 मात्रक लेते हैं। कितना लेते हैं, 2 मात्रक। फिर A पर एक लंब खड़ा करते हैं और इस लंब पर 1 मात्रक का एक चाप काटते हैं जो B पर काटता है। अब OB को मिला देते हैं। OB को मिलाने से OB की जो लंबाई होगी पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, फिर क्या होगा, a² प्लस ab² करणी में। तो a² कितना होगा, देखो यहाँ लिखा गया है OA का स्क्वायर 2 गुना 4 और AB का स्क्वायर 1 का वर्ग, 2 गुना 4 और 1 मिलकर कितना होगा, 5 होगा, यानी करणी में 5 हो जाएगा। ओ भी बराबर कितना हो गया, करणी में 5। अब फिर O को केंद्र मान करके OB दूरी चाप भर करके एक चाप हम काटेंगे जो संख्या रेखा पर C बिंदु को काटेगा। ठीक है, OC की लंबाई कितनी हो जाएगी, करणी में 5, यानी C बिंदु करणी में 5 को प्रदर्शित करेगा। ये तरीका होगा। फिर आगे हम देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है,
वर्गमूल सर्पिल की रचना, वर्गमूल सर्पिल की रचना। जैसे देखो वही क्रिया करेंगे, जैसे 0 ओ से P1 तक की दूरी एक मात्रक लिया और P1 पर एक लंब खड़ा किया जो एक मात्रक का हो, तो O से P2 को मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कहानी में 2 हो जाएगा। उसी तरह से P2 पर एक लंब खड़ा किया एक मात्रक का, ठीक है। अब एक मात्रक का ये भी देखो ये विकर्ण बन रहा है, तो OP3 कितने का होगा, तो इसका वर्ग धन इसका वर्ग करेंगे तो 2 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 और 2 1 3, कहानी में 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ करेंगे P3 P4 एक लंब खड़ा करेंगे, ये भी एक मात्रक का है, तो फिर वो P4 जो कितना हो जाएगा, तो इसका वर्ग धन इसका वर्ग, यानी कहानी में 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 3 1 4, कहानी में 4 होगा, अर्थात ये 2 मात्रक हो जाएगा। तो ऐसे हम बढ़ते जाएं तो एक सर्पिल रचना जो है आती है वर्गमूल की। ये है हमारा प्रश्नावली 1.2 का अंतिम सवाल था। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, आगे की समस्याओं को बताएंगे। इस वीडियो को तुम लोग जो है ध्यान से देखोगे, कई बार देखोगे, कई बार देखने से बातें स्पष्ट होंगी। क्योंकि हम तुम लोगों से फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, इस बात का दुख है। अगर मिलते तो हम और बढ़िया से इसको तुमको समझा पाते। किताब को खोलो, किताब को कई बार पढ़ो और फिर जो है हमारे वीडियो को देखो, इसे कई बार देखो। समझने के बाद से PDF हम भेज देंगे, उसे अपनी कॉपी में नोट्स बना करके हमें दिखाओगे। धन्यवाद।